Hello friends, my name is Dinesh Pawar and I welcome you on Santosh Science and Agriculture classes, which is going to be a complete guide for agriculture students. दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने बात करी थी बाजरा के अंदर होने वाले इम्पोर्टेंट डिजीजेस के बारे में। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट क्रॉप मूंगफली के अंदर होने वाले रोगों के बारे में। मूंगफली की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन है वो गुजरात में है, और अगर राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान में बीकानेर में सबसे ज़्यादा इसका प्रोडक्शन होता है। इसीलिए ये क्रॉप जेट के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। उसके साथ साथ इसको हम ICR और BHU के लिए भी इम्पोर्टेंट कह सकते हैं। ध्यान रखिएगा, पिछले साल जो पहला क्वेश्चन आया था वो ग्राउंडनट की डिजीज से ही पूछा गया था। तो आइए देखते हैं एक जनरल इंट्रोडक्शन। सबसे पहले ग्राउंडनट के बारे में बात करें। ग्राउंडनट की तो ग्राउंडनट का बॉटनिकल नेम हम सभी जानते हैं, उसका नाम है एरेकिस हाइपोजिया। अगर बात करें इसके दूसरे नामों की तो हम इसको मंकी नट, अर्थ नट या पीनट भी कहते हैं। इसके ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन प्लेस है ब्राज़ील, और अगर इसकी फैमिली की बात करें तो इसकी फैमिली होती है लेग्यूमिनेसी। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि इसकी फैमिली कौन सी है, तो लेग्यूमिनेसी या उसको हम दूसरा नाम देते हैं फेबेसी, तो ये ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं इसमें ऑयल कंटेंट कितना है, क्योंकि ये एक तिलहनी फसल है तो ऑयल कंटेंट इज़ अबाउट 45%। अगर बात करें इसमें प्रोटीन कंटेंट कितना है, क्योंकि लेग्यूमिनेसी की क्रॉप है तो प्रोटीन कंटेंट अच्छा होगा, तो वो ध्यान रखें कितना होता है 25%। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके साथ साथ अगर हम मैन्योर की बात करते हैं जो इससे हम बना सकते हैं, तो हम ऑयल केक बनाते हैं या खली जिसे हम कहते हैं, तो उसके अंदर नाइट्रोजन कंटेंट भी बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 7.2% उसके अंदर पाया जाता है। फिर हम बात करें इसका सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव जो इंसेक्ट है, जो कीट इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, वो है सफ़ेद लट, जिसे हम वाइट ग्रब भी कहते हैं। और लास्ट हम बात करें इसके अंदर होने वाला सबसे प्रमुख रोग, वो होता है टिक्का डिजीज़। तो आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं इसी के डिजीज़ेस के बारे में। तो आइए देखते हैं सबसे पहली डिजीज़, इसे हम नाम देते हैं टिक्का डिजीज़, या इसको दूसरा नाम दिया गया है सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट। सर्कोस्पोरा नाम देने का कारण यही है क्योंकि ये सर्कोस्पोरा नाम की एक कवक या फंजाई के कारण होता है। तो सबसे पहले ध्यान रखें, मूंगफली के अंदर सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला रोग वो कौन सा है, टिक्का डिजीज़ है। सेकंड ध्यान रखें, ये जो सर्कोस्पोरा है फंजाई, वो कौन सी क्लास की है, तो ये एस्कोमाइसिटीज की है। और जैसे हमने बाजरा में बात करी थी स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला, जो कि ऊमाइसीड्स की फंजाई थी, तो उसका जो स्पोर बनता था उसको हमने ऊस्पोर कहा था। तो सेम वैसे ही यहाँ ध्यान रखें, एस्कोमाइसीड्स की फंजाई है तो ये अपना जो स्पोर बनाएगी उसे हम क्या कहेंगे, एस्कोमाइसीड्स कहेंगे। पर एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखने वाली है कि एस्कोमाइसीड्स जो है वो एस्कोस्पोर तो बनाती है, इसके साथ साथ मृदा में जीवित रहने के लिए वो दूसरे टाइप के स्पोर भी बनाती है, जिसे हम कोनिडिया कहते हैं। तो ध्यान रखना है, ये जो हमारी फंजाई है वो कोनिडिया का निर्माण भी करती है। और अगर बात करें कोनिडिया का निर्माण मुख्य रूप से कहाँ करती है, तो ये पत्तियों पर करती है, और फिर पत्तियाँ जब ज़मीन में गिर जाती हैं तो ये फिर ज़मीन के अंदर रहती है अगले साल तक, और वहाँ पर ये रेस्टिंग स्पोर में रह जाती है। तो ये चीज़ ध्यान रखने की है। तो यहीं से हमें ये चीज़ पता लगती है कि ये ज़मीन में रहती है, तो इसका मतलब ये किस प्रकार की है, ये मृदा जनित बीमारी है या सॉइल बॉर्न डिजीज़ हम इसे कह सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है इसका। फिर हम बात करें इसके जो टाइप हैं, टिक्का डिजीज़ के मेनली 2 टाइप्स के अंदर हम उसको डिवाइड करते हैं। एक तो टिक्का डिजीज़ वो है जो मूंगफली में थोड़ा सा जल्दी आती है, मतलब लगभग 1 महीने के आसपास, और दूसरी टिक्का डिजीज़ जो कि लगभग 2 महीने के आसपास आती है। तो जो सबसे पहले 1 महीने के आसपास आई उसे हम अर्ली टिक्का या अगेती टिक्का कहते हैं, और जो 2 महीने के आसपास आती है उसे हम पछेती टिक्का या लेट टिक्का के नाम से भी जानते हैं। तो आइए देखते हैं दोनों में क्या अंतर है।
यहाँ पर आपको जो टेबल दी हुई है इसे ध्यान से पढ़ ले, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। आप पुराने पेपर्स उठाकर देखें तो आपको इसमें क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। सबसे पहले बात करें अर्ली टिक्का होती किसकी वजह से है, तो दोनों के लिए ध्यान रखना है, चाहे अर्ली टिक्का हो चाहे लेट टिक्का, दोनों ही सर्कोस्पोरा नाम की कवक के कारण होते हैं। अब सर्कोस्पोरा की अलग अलग स्पीशीज है। अर्ली टिक्का तो सर्कोस्पोरा एरेकिडिकोला नाम की फंजाई से होता है, और लेट टिक्का की बात करें तो ये सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा के कारण होता है। कहीं कंफ्यूज होने की चीज नहीं, इसे सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है, परसों क्या होगा, लेट हो जाएगा, तो सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा से क्या होगा, लेट टिक्का होगी, और उसी से ध्यान रखना है। अगेती टिक्का के लिए सर्कोस्पोरा एरेकिडिकोला हो जाएगा। फिर हम बात करें इनके आने का समय, तो अर्ली टिक्का या अगेती टिक्का 1 महीने के आसपास आएगी, मतलब 3 to 4 वीक्स, और अगर बात करें लेट टिक्का की तो ये 2 महीने के आसपास आती है, 6 to 8 वीक स्टेज। फिर बात करें इसमें होता क्या है, तो जब भी टिक्का डिजीज होगी तो पत्तियों पर धब्बे बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अर्ली टिक्का के धब्बे अलग टाइप के होंगे और लेट टिक्का के जो धब्बे हैं वो अलग टाइप के होंगे। अगर अर्ली टिक्का की बात करें तो अर्ली टिक्का के जो धब्बे होते हैं वो अपनी साइज में बड़े होते हैं, और जो लेट टिक्का है उसके धब्बे अपनी साइज में छोटे होते हैं। एक डायग्राम के थ्रू हम इसे और अच्छे से समझ लेते हैं, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर आपको जो डायग्राम दे रखा है वो अपनी टिक्का डिजीज के बारे में सब कुछ बता रहा है। ये है अर्ली टिक्का और ये है लेट टिक्का। अर्ली टिक्का में आप देख सकते हैं धब्बों का जो साइज है वो बड़ा है, और लेट टिक्का में आप देखें तो धब्बों का साइज है वो छोटा है। फिर दूसरी डिफरेंस की बात करें तो अर्ली टिक्का में धब्बे हैं वो कम है संख्या में, लेकिन लेट टिक्का की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे धब्बे एक ही पत्ती पर दिख जाते हैं। फिर बात करें नेक्स्ट, यहाँ पर आप कलर भी देख सकते हैं। अर्ली टिक्का में जो कलर है वो थोड़ा सा लाइट ब्राउन है, और जो लेट टिक्का है उसके अंदर डार्क ब्राउन या ब्लैक रंग का कलर इसका हो जाता है। पर इसके सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस की बात करें तो वो डिफरेंस आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं। अर्ली टिक्का में जो धब्बे हैं इनके बाहर आपको एक पीले रंग का घेरा दिख रहा है, जिसे हम येलो हेलो या फिर पीला आवरण कहते हैं। तो ये पीला आवरण है वो अर्ली टिक्का में जरूर मिलेगा, लेकिन लेट टिक्का में ये पीला आवरण नहीं पाया जाता। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस इसके अंदर होता है। आपको इस टेबल के अंदर से सिर्फ 2 चीजें ध्यान रखनी है, एक तो इनका कॉजल ऑर्गेनिज्म, इनका पैथोजन, और दूसरा ध्यान रखना है पीला आवरण किसके अंदर उपस्थित होता है। इसके अलावा और कोई चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट हम बात करें इसके मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट बहुत सिंपल सा है। ये डिजीज सबसे ज़्यादा किसके अंदर आती है, मूंगफली के अंदर। तो अगर हम मूंगफली नहीं लगाए तो क्या डिजीज होगी, नहीं होगी। तो ध्यान रखें, इसे हम कहेंगे क्रॉप रोटेशन। तो क्रॉप रोटेशन करना है ऐसी फसलों के साथ जिसमें टिक्का डिजीज नहीं होती। फिर नेक्स्ट हम बात करें डीप समर प्लोइंग, वो कर सकते हैं। फिर इसके लिए हम रोगिंग करेंगे। रोगिंग हमने पिछली बार समझ लिया था, ऐसे पौधे जो कि रोगग्रसित हैं या अवांछित पौधे हैं उन्हें हमारे खेत से निकालकर नष्ट करने का जो प्रोसेस है उसे हम रोगिंग कहते हैं। और भी अगर आपको जानकारी चाहिए रोगों के बारे में तो आप पिछले वीडियोस देख सकते हैं। पैथोलॉजी का इंट्रोडक्शन है, बाजरा के रोग है, वो ज़रूर देखें, वो भी आपको हेल्प करेगा। फिर आगे हम बात करें, अगर मूंगफली को हम पहले लगा दें, जिस टाइम पर बारिश होती है उस टाइम पर ये रोग दिखने लगता है, तो अगर हम पहले ही लगा दें तो इस वजह से ये रोग का प्रकोप कम हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें केमिकल कंट्रोल, तो केमिकल कंट्रोल में आपको सिर्फ 2 केमिकल्स के नाम ध्यान रखने हैं, और उसमें भी ये ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है कि ये टिक्का डिजीज़ में काम आते हैं। आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि ये जो हमारे केमिकल्स हैं वो फंजीसाइड है या एंटीबायोटिक्स हैं, क्या चीज़ हैं। तो इसको देख लेते हैं। एक तो है फोलियर स्प्रे ऑफ मैनकोजेब, मैनकोजेब की बात हम पहले कर चुके हैं, और दूसरा है फोलियर स्प्रे ऑफ कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या COC। तो इन दोनों के लिए ध्यान रखना है ये क्या होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये फंजीसाइड है।
नेक्स्ट हम बात करें अदर मेथड्स की, तो अदर मेथड्स में एक तो है हमारे पास इसकी जो रोग रोधी किस्में या डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटीज़ है, जैसे ICGS 10 है, VRI 3 है, ICGV 920 920 है, तो ये इसके डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटीज़ है। लास्ट हम बात करें तो हम बायोलॉजिकल कंट्रोल भी कर सकते हैं, और बायोलॉजिकल कंट्रोल जो हम सॉइल बॉर्न फंजाई के लिए करते हैं वो किससे करेंगे, बिल्कुल सही, हम उसको ट्राइकोडर्मा से ट्रीट करते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट हम बात करें इसके अंदर दूसरी जो हमारी इंपॉर्टेंट डिजीज़ है वो है इंडियन पीनट क्लम्प डिजीज़। ये एक थोड़ा सा लंबा सा और थोड़ा डिस्कसिंग पॉइंट है हमारे लिए, तो इसको देख लेते हैं। इंडियन पीनट क्लम्प डिजीज़ को हम हिंदी में बोलते हैं विषाणु गुच्छ रोग। पौधे के शीर्ष पर या सबसे ऊपरी भाग पर एक गुच्छा नुमा आकृति बन जाती है, उसे ही हम क्लम्प कहते हैं। तो इसको ध्यान रखने वाली चीज़ें यहाँ पर देख लें इंपॉर्टेंट, इसका जो पैथोजन है वो कौन है, इंडियन पीनट क्लम्प वायरस, और इसका वेक्टर इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रखना है। इसका वेक्टर है पॉलीमिक्सिया ग्रामिनेस, जो कि एक फंजाई है, क्योंकि ज़्यादातर डिजीज़ जो वायरस से होती है उसके लिए हमने देखा इंसेक्ट द्वारा वो फैलती है, लेकिन ये ऐसी डिजीज़ है जो कि फंजाई के द्वारा फैलती है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट बनती है, ध्यान रखें। अगर सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम हमने एक तो डिस्कस कर ही लिया कि क्लम्प बनता है सबसे ऊपर वाले पार्ट पर, तो ग्रासी शूट होगा। सेकंड हम बात करें पौधा बौना रह जाएगा, स्टंटेड ग्रोथ, और पत्तियों पर येलो कलर की रिंग्स हमें दिखाई देती है, तो ये इसके सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट हम बात करें इंपॉर्टेंट डिजीज जो कि BHU के अंदर और ICAR में बहुत बार पूछी गई है, वो है एक फंजाई के नाम से, जो कि हम कहते हैं उसे एस्परजिलस। तो एस्परजिलस फंजाई से होने वाले जो रोग हैं ग्राउंडनट में वो ध्यान रखने हैं। तो एस्परजिलस ग्राउंडनट में 2 बार हमें नुकसान पहुंचाती है। एक तो है इसके अंदर एस्परजिलस नाइगर, जिसके कारण होता है कॉलर रॉट, या हम उसे गल सड़न रोग भी कहते हैं। कॉलर क्या होता है आइए समझ लीजिए, डायग्राम हम देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पार्ट है बिल्कुल सबसे नीचे वाला पार्ट, यहीं से तो पौधा जमीन से जुड़ा होगा, है ना। तो ये जो पार्ट है जिसके नीचे हमारे सीड होंगे और उससे ऊपर हमारा प्लांट है, पर जिससे वो जमीन से जुड़ा हुआ होता है उसे हम कॉलर कहते हैं। हमारी भी कॉलर यही है जो कि हमारे सिर से और हमारे धड़ से जुड़ी है, तो सेम इसी तरह प्लांट की भी कॉलर ये होती है। जब यहाँ पर सड़न हो जाती है और पौधा गल जाता है तो उसे हम कॉलर रॉट कहते हैं। तो ये जो कॉलर रॉट है वो मूंगफली में किसके कारण होगी, एस्परजिलस नाइगर के कारण। और ये जो रोग है वो कहाँ हो रहा है, बिल्कुल हमारी मृदा की सरफेस पर। इससे ही ध्यान रखना है, ये एक सॉइल बॉर्न या फिर मृदा जनित रोग होता है। ओके, इसके लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है, आपको यही चीज़ इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए। दूसरी हम बात करें, एस्परजिलस नाइगर तो हो गया, एक और कवक है जो कि एस्परजिलस फ्लेवस है। इसके बारे में आपने सुना भी होगा, और एक बार देख लें क्या इंपॉर्टेंट इसके अंदर बनता है। एस्परजिलस नाइगर जो है उससे तो कॉलर रॉट हुआ, और एस्परजिलस फ्लेवस जो कि क्या करती है, एक टॉक्सिन या विषैले पदार्थ का निर्माण करती है, जिसे हम बोलते हैं एफ्लाटॉक्सिन। और एफ्लाटॉक्सिन जो है वो हमारे लिए हानिकारक होता है। अगर हम ज़्यादा मात्रा में इसका सेवन कर लें, लगभग 200 ppb के ऊपर हम इसका सेवन कर लेते हैं, तो हमारे लिए ये नुकसानदायक होता है। ध्यान रखना है, जब भी आप मूंगफली खाते हैं तो कई बार देखा होगा हम मूंगफली खाते खाते एक मूंगफली कड़वी आ जाती है, तो ये जो कड़वाहट का कारण है मूंगफली में वो होता है एफ्लाटॉक्सिन, जो कि एक विषैला पदार्थ भी है। तो ध्यान रखनी है, यही क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं एग्जाम में, मूंगफली में कड़वाहट का कारण या उसमें विषैला पदार्थ कौन सा होता है, तो इसको ध्यान रखें। फिर बात करें ये विषैला पदार्थ किसके कारण बना, तो एस्परजिलस फ्लेवस के कारण बना है, एस्परजिलस नाइगर नहीं करना है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, एस्परजिलस फ्लेवस अपना जो इन्फेक्शन है वो किस टाइम पर करती है। तो कॉलर रॉट तो हमने देख लिया, वो तो हमारे फील्ड में हुआ, लेकिन एफ्लाटॉक्सिन जो है वो हार्वेस्टिंग के बाद बनता है, मतलब स्टोरेज में, जब हम मूंगफली को हार्वेस्ट करके और उसको स्टोर करके रखते हैं। अगर उस टाइम पर ज़्यादा ह्यूमिडिटी है या वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में वहाँ पर एस्परजिलस फ्लेवस का अटैक होता है और वहाँ पर एफ्लाटॉक्सिन का निर्माण होता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लें
अगली जो हमारी स्लाइड है वो बताती है हमें इससे आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो अगर आपने पूरी स्लाइड स्किप भी करी है तो कोई बात नहीं, आप ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस तो बिल्कुल याद कर लीजिएगा, क्योंकि इनमें से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला, टिक्का डिजीज कौन सी क्रॉप में होती है? ये क्वेश्चन था BHU 2019 का पहला क्वेश्चन। तो ये किस में होती है? ग्राउंडनट में होती है। दूसरी हम बात करें, अर्ली टिक्का किसके कारण है? तो सर्कोस्पोरा एरेकिडिकोला। और लेट टिक्का किसके कारण है? सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा। फिर बात करें, टिक्का डिजीज किस टाइप की है? सॉइल बॉर्न है, सीड बॉर्न है या एयर बॉर्न है? तो बिल्कुल सही, सॉइल बॉर्न है, मृदा जनित रोग है। फिर बात करें, सर्कोस्पोरा फंजाई कौन सी क्लास की है? तो एस्कोमाइसीड्स की है, क्योंकि एस्कोस्पोर बना रही है। फिर नेक्स्ट बात करें, ये जो हमारा IPCV था, IPCV हम देख चुके हैं, इंडियन पीनट क्लम्प वायरस। IPCV का वेक्टर या उसका जो हम कह सकते हैं इसको फैलाने वाला जो जीव है वो कौन सा है? तो वो हमें ध्यान रखना है, कौन सा था? पॉलीमिक्सिया ग्रामिनेस। उसके बाद हम बात करें, नेक्स्ट है, एफ्लाटॉक्सिन कौन सी फंजाई बनाती है? तो एस्परजिलस फ्लेवस बनाती है, एस्परजिलस नाइगर नहीं होगा। और अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपको ऑप्शन के हिसाब से चलना है। अगर आपको एस्परजिलस फ्लेवस दिया हुआ है तो एस्परजिलस फ्लेवस करना है, और अगर एस्परजिलस फ्लेवस नहीं है तो उस कंडीशन में आपको एस्परजिलस नाइगर करना है। ओके। फिर हम बात करें, ग्राउंडनट के अंदर कौन सा विषैला पदार्थ बनता है? टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड इन ग्राउंडनट। तो वो कौन सा था? एफ्लाटॉक्सिन। फिर हम बात करें, कॉलर रॉट किसकी वजह से हुआ? तो एस्परजिलस नाइगर की वजह से। फिर बात करें, एक जो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने शुरुआत में डिस्कस नहीं किए थे वो यहाँ कर लें। कौन सी ऐसी क्रॉप है जिसमें पैगिंग का प्रोसेस होता है? तो पैगिंग का प्रोसेस किसमें है? ग्राउंडनट में। पैग का मतलब होता है ग्राउंडनट के फ्रूट्स। तो ये जो फ्रूट जब ये सॉइल के अंदर चले जाते हैं तो उसे हम पैग कहते हैं। नॉर्मल सा प्रोसेस है, और ध्यान रखना है ये प्रोसेस लगभग 2 महीने के आसपास ग्राउंडनट के अंदर होता है। और इसीलिए हमने कहा कि लेट टिक्का और अर्ली टिक्का, इन दोनों में से सबसे ज़्यादा नुकसानदायक कौन सी होगी? तो पैगिंग अवस्था पर जो हो रही है वो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि वहाँ पर पैग ही नहीं बन रहे, फ्रूट ही नहीं बन रहे हैं। तो ध्यान रखना है, अर्ली टिक्का और लेट टिक्का में से लेट टिक्का सबसे ज़्यादा नुकसानदायक होती है। फिर हम बात करें, ग्राउंडनट का ऑयल कंटेंट हमने देख लिया कितना है, लगभग 45%, और प्रोटीन कंटेंट होता है लगभग 25%। और ग्राउंडनट का ओरिजिन प्लेस कहाँ पर है? ब्राज़ील है। ओके फ्रेंड्स, तो ये था वीडियो कंप्लीट ग्राउंडनट की डिजीजेस के ऊपर। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है तो इसे शेयर करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इसमें हम और कौन सी डिजीज़ इंक्लूड करें। आपको किसी टॉपिक में डाउट भी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और एट लास्ट इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही आने वाले और वीडियोज़ आप टाइम टू टाइम देख सकें। थैंक यू।